हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ए को हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन और बी में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बेसिकली जो हम लोग ने लेक्चर 2 में जो पढ़ा था बेटा, वो हम लोग ने क्या पढ़ा था बताइए आप मुझे। लेक्चर 2 में हम लोग ने एक्चुअली ये देखा था कि इन्फेक्शन क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, कॉन्टेजियस डिजीजेस क्या होती हैं, जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं, एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। अब वापस से बेटा मुझे आपको एक टर्म से रूबरू कराना था, दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ही मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी में जाकर या तो डिवाइड करता है या तो ग्रो करता है या वो दोनों कर सकता है, और इसी चीज को मैंने क्या बोला था बेटा, इन्फेक्शन। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन जो भी डिजीजेस कॉज करती हैं उनको हमने क्या बोला था, इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इन्फेक्शियस डिजीजेस ही बेटा क्या होती हैं, आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, क्योंकि वो एक एजेंट या पैथोजन के कारण होती हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो आपकी किसी एजेंट के कारण नहीं होती, किसी पैथोजन के कारण नहीं होती है, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट के कारण होती हैं। ठीक है, या हो सकती है कि लाइफ स्टाइल कुछ चेंजेस ऐसे हुए हो जैसे कि स्मोकिंग वगैरह, उनके कारण हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग इन्फ्लामेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग इन्फ्लामेशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में वही आना चाहिए कि सर इन्फ्लामेशन तो हमने टर्म बहुत बार सुन रखा है, लेकिन इसको आप इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहे हो पढ़ाने के लिए। बेटा हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो किस तरीके से हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करती है, क्या क्या करती है। और अगर हम लोग इसको इस पूरी पिक्चर को समझ जाएंगे तो हमारे लिए इम्यूनिटी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग जो इन्फ्लामेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, जो मैं कुछ चीजें बताऊंगा वो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी पिक्चर क्लियर हो इसलिए मैं आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैंने एक टर्म लिख रखा है, इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई और एलर्जन। क्या है मतलब, ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जब कोई हार्मफुल स्टिमुलाई पैथोजन जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शंस करती है, और उसी रिएक्शंस को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स जो कि मैंने लिख रखा है बेटा, सेलुलर इवेंट्स, फिर मैंने क्या लिख रखा है, कीमोटेक्सिस, और फिर मैंने क्या लिख रखा है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, मैंने क्या क्या बोला, एक वेस्कुलर इवेंट्स, एक सेलुलर इवेंट्स, एक कीमोटेक्सिस और एक फैगोसाइटोसिस। ये सारे सारे टर्म आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पर कुछ चीजें लिख रखी हैं, समझना। जैसे कि हम ये ब्लड वेसल की बात की, ये क्या है बेटा, आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। ठीक है, सुनते रहना, बिल्कुल इजी है बेटा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं तो जब कभी आपने 11th क्लास में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा होगा तो आपने ब्लड वेसल्स में 3 लेयर्स पढ़ी होंगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। मैंने यहां पर दो ही लेयर बना रखी है, एक ट्यूनिका इंटरना और एक ट्यूनिका मीडिया। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ट्यूनिका मीडिया जो बनी होती है, ट्यूनिका मीडिया जो बेटा बनी होती है, ये बनी होती है आपकी स्मूथ मसल से, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। और स्मूथ जो मसल्स होती हैं बेटा, ये आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब इस पे हमारा कोई इच्छा नहीं होता है, मतलब ये अपने मन से कांटेक्ट होंगी, हमारे ब्रेन इसको रेगुलेट करेगा बेटा, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करा सकते। चलिए तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। और जो ये वाली जो मैंने ग्रीन से बना रखा है बेटा, दैट इज एंडोथीलियम। और ये जो आपकी सेल्स हैं ये क्या है, आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है,
अब सुनना बात ध्यान से, फिर से मान लीजिए बेटा कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, कोई भी पैथोजन, ये जो मैंने बना रखा है बेटा दैट इज एंटोजन, पैथोजन, हाँ, जो कि हमारी बॉडी में एंटर किया। अब ये पैथोजन जो है, ये पैथोजन के ऊपर जो मैंने रेड कलर से जो डॉट्स बता रखे हैं बेटा, दैट इज एंटीजन, दैट इज एंटीजन, दैट इज एंटीजन, दैट इज एंटीजन। ठीक है बच्चे। अब अगर हम एंटीजन की बात करते हैं तो सर आप ये बताइए कि सर व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीजन। तो एंटीजन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एनी फॉरेन सब्सटेंस which enters in the body, any foreign substance which enters in the body and stimulates the production of antibodies in the body known as एंटीजन। मतलब ऐसा कोई बाहरी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करे और एंटर करने के बाद हमारी बॉडी को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। लेकिन अभी हम लोग इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको बहुत डिटेल में अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पर ये जो बना रखा है बेटा, ये जो मैंने बना रखा है दैट इज टिश्यू। ये मैंने क्या बना रखा है बेटा, दैट इज टिश्यू। आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं बेटा। और अगर हम लोग टिश्यू, हाँ चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, ये मैंने क्या कर दिया बेटा कि ये क्या है आपका टिश्यू, और टिश्यू के बीच में क्या होगा, जैसे कि मैंने अगर आपको पढ़ा होगा बेटा आपने, तो टिश्यू के बीच बीच में क्या होता है बेटा आपका इंटरस्टिशियम होता है। क्या होता है बेटा, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, ये मैंने इंटरस्टिशियम। और यहां पर भरा होता है क्या, एक फ्लूइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चलिए तो ये मैंने क्या बना दिया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब कोई पैथोजन, देखो बेटा अगर हम किसी पैथोजन की बात करते हैं तो जो पैथोजन होता है उसका सादा जीवन और उच्च विचार होता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर पैथोजन का ऐसा कुछ काम नहीं कि वो आपकी बॉडी में घुसकर आपको बीमार करना चाहता है, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, दैट्स इट। उसको चाहिए न्यूट्रिशन, उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ खाना, भोजन, और वो आपकी बॉडी से लेगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, इसके कारण वो हमारे टिश्यू को डैमेज करेगा, हमारी सेल्स को डैमेज करेगा। तो हमारी डैमेज सेल्स, डैमेज टिश्यू हमारी बॉडी में क्या करा देंगे, डिजीज यानी कि रोग करा देंगे। ठीक है, चलिए अब सुनना बात ध्यान से, किस तरीके से हमारी बॉडी इस पैथोजन के खिलाफ काम करने वाली है, किस तरीके से हमारी बॉडी इस पैथोजन के खिलाफ काम करने वाली है। ये बहुत ज्यादा, ये मैंने जर्म लिख दिया, जर्म मतलब पैथोजन। ठीक है बेटा, चलिए अब ये जब इंटरस्टिशियम में आ जाएगा यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा ये पैथोजन, तो ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, एक्सोटॉक्सिन्स, जो कि इसके शरीर से बाहर निकलेंगे। और यहां पर जो मैंने बना रखी है बेटा दैट इज मास्ट सेल, दैट इज मास्ट सेल। अब समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये मेरी स्किन है, यहां पर मुझे अभी ये मेरी स्किन डेड है और इसीलिए कोई भी पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा है यहां से। ठीक, मान लीजिए मैं जा रहा था, मुझे चोट लग गई, यहां पर कुछ ब्रीच बन गया, मतलब कुछ घाव आ गया। अब इस घाव से, क्योंकि वो बेटा जो हमारी डेड स्किन थी वो क्या हट गई, और जो अंदर का लिविंग टिश्यू था वो एक्सपोज हो गया। अब इसका मतलब यहां से कोई भी बैक्टीरिया यहां पर घुसकर, यहां पर कोई बैक्टीरिया घुसकर यहां पर क्या कॉज करा सकता है बेटा, इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। क्या कॉज करा सकता है, इन्फेक्शन। अब आपको इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे ही अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर होती है इस स्किन, उसके ऊपर होता है बेटा, मतलब स्किन में क्या होता है, एक होता है एपिडर्मिस, और एक होता है डर्मिस, और एक होता है हाइपोडर्मिस। और जब हाइपोडर्मिस की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसको आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हो और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हो। ठीक है,
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में अगर आपने याद आ रहा होगा आपको, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं और वहां पे एरियोली बनती है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर ये जो मैंने टिश्यू बनाया है बेटा, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर टिश्यू क्यों बनाया। एरियोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। अब इसी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन एंटर कर गया बेटा, जर्म। अब इसने टॉक्सिन रिलीज किए। अब अगर टिश्यू, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो आपने वहां पर टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स पढ़ी थी, जिसमें से बेसिक सेल जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल थी दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, एक आपने पढ़ा होगा मैक्रोफेजेस, और एक आपने पढ़ा होगा मास्ट सेल पढ़ा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ा होगा बेटा। और आप जाना और आपने आपने देखना है कि जो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ये जम आ गया, यहां पर एंटर कर गया, इसने एक्सोटॉक्सिन को रिलीज किया, और एक्सोटॉक्सिन के कारण ये सेल डैमेज होना स्टार्ट हो गई। ये दिख रहा है बेटा, ये मैंने डैमेज वाला पार्ट बना रखा है, तो ये सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो गई। अब ये डैमेज होने के साथ साथ ये जो टॉक्सिन्स था, अब देखो ये मास्ट सेल्स के ऊपर बेटा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ, सुनते रहना बात, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है बेटा। मास्ट सेल के ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन इससे जुड़ जाएंगे, और जैसे ही जुड़ेंगे मास्ट सेल क्या कर जाएगी, डीग्रेनुलेट कर जाएगी। मतलब मास्ट सेल्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंसेस भरे होते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या है बेटा, एक तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा ही रखा है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टामिन। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टामिन। एक मैंने क्या लिख रखा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका भी नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। और एक मैंने नाम और यहां पर लिख रखा है, दैट इज ल्यूकोटेराइंस। ल्यूकोटेराइंस, ल्यूकोटेराइंस वर्ड आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको याद रखना है। तो मास्ट सेल इस पैथोजन के टॉक्सिन के संपर्क में आने के साथ डीग्रेनुलेट हुई, हिस्टामिन रिलीज किया, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज किए, ल्यूकोटेराइंस रिलीज किए। ठीक, चलिए, अब यहां पर जो जम था इसको भी डैमेज कर रहा था बेटा। डैमेज होने के साथ साथ इसके फॉस्फोलिपिड इससे हट रहे थे, और फॉस्फोलिपिड चेंज होता है किसमें बेटा, एरेकिडोनिक एसिड में। ये वाला पाथ आपको याद नहीं रखना है, और इसी के कारण फिर बाद में क्या बनते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, उसमें से एक होता है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डैमेज टिश्यू के कारण भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर बनते हैं, और मास्ट सेल्स भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिलीज करती है, और ये सारे के सारे जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होते हैं, ये कलेक्टिवली किस पे वर्क करते हैं, आपका स्मूथ मसल्स पे। किस पे ऐड करते हैं बेटा, स्मूथ मसल्स पे। ठीक, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, ऐसे कारक जो कि इन्फ्लामेशन को कराएं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। ठीक है, आप सब भूल जाना, आप बस दो चीज भले याद रखना, एक हिस्टामिन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन। इन्हीं के कारण बेटा ये किस पे ऐड करेंगे, आपके स्मूथ मसल सेल्स पे। और अब क्या होगा, जब इस स्मूथ मसल सेल्स पे ऐड करेंगे तो इनका क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन। और जब रिलैक्सेशन होगा तो अब ये ब्लड वेसल्स क्या कर जाएगी, डायलेट कर जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका ल्यूमेन बढ़ जाएगा। ये देखो, ये डायलेटेड मैंने क्या बना रखा है बच्चा, आपका एक ब्लड वेसल बना रखा है जिसका ल्यूमेन बढ़ गया है, और इस प्रोसेस को मैंने क्या बोल रखा है बेटा, वैसो डायलेशन। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोल रखा है, वैसो डायलेशन। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने यहां पर क्या समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पैथोजन एंटर किया, और एंटर करने के, यहां से बेटा ब्रीच हुआ था, यहां से पैथोजन ने एंटर किया, एंटर करने के बाद इंफेक्शन कॉज किया, कैसे इंफेक्शन कॉज कर रहा होगा और कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होगी, यही तो मैंने बताया ना बेटा, कि यहां पर स्किन में क्या था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था, यहां पर जम गया, कुछ टॉक्सिन रिलीज किए, ये टॉक्सिन मास्ट सेल से जुड़े, ये डीग्रेनुलेट हुई, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज किया गया, और साथ ही साथ
डैमेज टिश्यू ने भी क्या इन कुछ मेडिएटर्स को रिलीज किया, ये सारे के सारे मेडिएटर्स जाकर स्मूथ मसल सेल्स पे ऐड किया और इनका क्या हो गया, वैसो डायलेशन। और जब वैसो डायलेशन होता है बेटा तो ब्लड वेसल का क्या हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। अब आप ऐसा एज्यूम कीजिए जैसे कि इधर देखिए, जैसे कि बेटा एक टॉवेल दिख रही होगी आपको, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींचूंगा तो इसके जो रेशियो होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, और जब इसके रेशियो दूर दूर चले जाएंगे तो यहां पर इसकी परमिबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी। सपोज करो कि ये जो आपका है, ठीक है, जब मैं इसको खींचूंगा तो इसके जो कपड़े के जो धागे होंगे, खींचने से उसके धागे दूर दूर चले जाएंगे, तो उसमें गैप्स या पोर्स बढ़ जाएंगे, और अगर पोर्स बढ़ जाएंगे बेटा तो सिंपल सी बात है क्या होगा कि इनकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वैसो डायलेशन के कारण देखो यहां पर जो ब्लड वेसल्स थी इसमें पोर्स बढ़ गए, ये दिख रहा है बेटा आपको, ये इसमें जो पोर्स थे, ये जो पोर्स थे बच्चा, ये क्या हो गए, और ज्यादा बढ़ गए। तो मुझे बताइए कि इस ब्लड वेसल की परमिबिलिटी बढ़ गई क्या, बिल्कुल बढ़ गई। और जैसे ही परमिबिलिटी बढ़ेगी बेटा, ये प्लाज्मा लीक आउट होकर कहां पर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अरे यहां पर तो ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना बच्चा, यहां पर तो ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना, यहां पर तो ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना, कि नहीं हो रहा होगा ब्लड फ्लो, बिल्कुल हो रहा होगा ब्लड फ्लो, ठीक है। और ब्लड किससे मिलके बना होता है आपका, बताइए, ब्लड किससे मिलके बना होता है आपका, ब्लड मिलके बना होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा से मिलके बना होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहां पर जो ब्लड सेल्स रहेंगी वो तो यहीं पर रहेंगी, लेकिन जो प्लाज्मा सेल्स होंगी, जो प्लाज्मा होंगी वो तो निकल निकल के बाहर आ जाएंगी, वो तो निकल के कहां आ जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा जो होगा वो निकल के कहां जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखना है, लीकिंग ऑफ प्लाज्मा, लीकिंग लीकिंग ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा into the इंटरस्टिशियम। और मुझे बताइए कि जब ये एक्युमुलेशन ऑफ प्लाज्मा इनटू द इंटरस्टिशियम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्वेलिंग। क्या होगा, स्वेलिंग। अब आपको समझ में आएगा बेटा धीरे धीरे। तो वैसो डायलेशन के बाद जो सेकेंड पॉइंट हुआ बेटा, दैट इज स्वेलिंग, दैट इज स्वेलिंग, ठीक, ठीक है, ठीक, स्वेलिंग हो गया। तो ये पहला पॉइंट था इन्फ्लामेशन का, पहला पॉइंट क्या था, वैसोडाइलेशन, सेकेंड पॉइंट क्या था आपका, स्वेलिंग। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जब प्लाज्मा लीक आउट होकर आएगा तो इंटरस्टिशियम में बेटा बहुत सारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इन पेन रिसेप्टर पर प्लाज्मा क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण पेन बढ़ जाएगा, और ब्रेडिकाइनिन जो यहां से रिलीज हुआ था बेटा, जब डैमेज टिश्यू ने जो रिलीज किया था, इसके कारण भी पेन होने लगेगा। तो जो थर्ड पॉइंट रहेगा इंफ्लामेशन का, दैट इज पेन। तो मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया बेटा, पेन, पेन, ठीक। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला बच्चा, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, वैसोडाइलेशन, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला, स्वेलिंग, और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, पेन, पेन। अब मुझे ये बताइए बेटा, मुझे नहीं पता, मुझे ये बताइए कि जब किसी भी ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन होगा तो वहां पर ब्लड ज्यादा आएगा कि कम आएगा, बताइए, फिजिक्स लगाइए, बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही बात, ब्लड की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी इस ब्लड वेसल में। और अगर ब्लड की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी, अब सुनना, सुनना बात ध्यान से, यहां पर मुझे चोट लगा है, यहां पर मुझे चोट लगा, अब यहां पर बहुत सारी क्या आ रही होंगी बेटा,
ब्लड वेसल्स आ रही होंगी, यहां पर आ रही होंगी। तो मुझे बताइए इन सारी अगल बगल की जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी, इनका क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन। अब जब वैसोडाइलेशन होगा तो यहां पर ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, तो यहां की जो अगल बगल की जो स्किन रहेगी वो कैसी अपीयर हो जाएगी, रेडिश अपीयर होगी कि नहीं होगी, बताइए मुझे। तो इसका मतलब अब क्या होगा बेटा, रेडनेस। तो फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बोलना है बच्चा, रेडनेस। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बोला बच्चा, रेडनेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने रेडनेस क्यों ली, क्योंकि यहां पर ब्लड सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर ज्यादा ब्लड आएगा तो वो अपने साथ साथ ज्यादा हीट भी लेके आएगा। अगर अगर ज्यादा ब्लड आएगा किसी भी जगह पर तो वो अपने साथ साथ ज्यादा हीट लेके आएगा, और अगर ज्यादा हीट लेके आएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ की आसपास की स्किन कैसी हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर। जब कभी आपको कहीं चोट लगे बेटा, तो आप ये आजमा कर देख लेना कि जहां पर भी आपको चोट लगी होगी, आप अपने दूसरे हाथ से अपनी अगल बगल की स्किन टच कीजिएगा, और उसके बाद यहां की स्किन टच कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां का टेम्परेचर इस वाले से थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बोला बेटा, बताइए क्या होगा। पहला क्या हुआ, वैसोडाइलेशन। सेकंड क्या हुआ, स्वेलिंग। थर्ड क्या हुआ, पेन। फोर्थ क्या हुआ, रेडनेस। और फिफ्थ क्या हुआ, हीट, हॉटनेस, हॉटनेस। ठीक है, ठीक बच्चों। और ये जो पांचों चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ये पांचों चीजें मैंने पढ़ाई है बेटा, इसमें से जो वैसोडाइलेशन को अगर मैं निकाल दूं तो स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हॉटनेस, दीज आर द साइंस ऑफ इंफ्लामेशन। दीज आर द साइंस ऑफ इंफ्लामेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइंस ऑफ इंफ्लामेशन। साइंस ऑफ इंफ्लामेशन। अब मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। एक बार आप पूरे इसको अच्छे से देखिए बेटा, और इसका मुझे बताइए कि कोई दिक्कत है तो। चलिए, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, कोई पैथोजन एंटर किया, उसने हमारे टिश्यू को डैमेज किया, टिश्यू डैमेज हुआ, उसका कुछ फॉस्फोलिपिड रिलीज हुआ, जिससे कारण क्या बने, कुछ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स बने। उसने कुछ टॉक्सिन भी रिलीज किया जो मास सेल के रिसेप्टर से आके जुड़ गए, मास सेल डीग्रेन्युलेट हुई, उसने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। इस सारे इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स ने काम किस पर किया, ब्लड वेसल जो कि उस घाव के तक पहुंच रही होंगी, और उनका क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन। जब वैसो डायलेशन होगा तो ब्लड का जो प्लाज्मा होगा वो लीक करके कहां पर आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में, विच लीड्स टू स्वेलिंग। और स्वेलिंग के कारण बेटा क्या होगा बेटा, अब ये जो प्लाज्मा है ये इन पेन रिसेप्टर्स पे क्या करेगा, एक पेन एक्सर्ट करेगा, जिसको हमने क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे जब हाँ बोलो बेटा, पेन। अरे पेन रिसेप्टर पे तो पेन ही होगा ना बेटा। ठीक है, चलिए फिर मैंने क्या बोला कि जब यहां पर वैसो डायलेशन हुआ तो यहां पर ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, और ब्लड ज्यादा पहुंचने के कारण यहां पर क्या होगा, आसपास की स्किन कैसी, रेडिश हो जाएगी, जिसको मैंने क्या बोला, रेडनेस। और वो ज्यादा ब्लड आएगा तो अपने साथ ज्यादा हीट लेके आएगा, इसका मतलब मैंने क्या बोला, हॉटनेस। और इसी को मैंने क्या बोला, साइंस ऑफ इंफ्लामेशन। अब मुझे बताइए कि यहां पर जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा, उस ब्लड ज्यादा तो आएगा लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर जो सेल्स होंगी, अब मैंने यहां पर दो सेल बना रखी है बेटा, मैंने यहां पर दो सेल बना रखी है, एक को मैंने क्या बोलना है, बताइए ये कौन सी सेल है, मोनोसाइट ना, गधों। ये क्या है बच्चा, न्यूट्रोफिल्स। क्या है बेटा, न्यूट्रोफिल। अरे मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूट्रोफिल। और ये क्या है आपकी, अब बताओ, उसको तो बता दो गधों, क्या होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका मोनोसाइट।
मैक्रोफेज मत बोल देना, मैक्रोफेज मत बोल देना, ये क्या है आपका मोनोसाइट। अब ये सुनना बात, अब क्योंकि यहां पर परमिबिलिटी बढ़ गई है तो अब ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट निकल के इंटरस्टिशियम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये लुढ़केंगे बेटा, ऐसे घूमेंगे यहीं पर तली में आके, और उसके बाद फिर ये निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, अब देखो वही सेम चीज मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये इसके चारों तरफ क्या बेटा ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेंगे, ऐसे घूम घूम के जैसे मान लीजिए ये इसकी वॉल है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी ऐसे लुढ़कना स्टार्ट करेंगी और लुढ़केंगे। इसके इसी को हम लोग ने क्या बोला, मार्जिनेशन। क्या बोला, क्योंकि मार्जिन पे क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है, तो इसी को मैंने क्या बोला, मार्जिनेशन ऑफ, मार्जिनेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलें। ठीक है, तो यहां पर ये लुढ़क लुढ़क के बेटा अभी अभी अंदर ही है। ठीक है, अब ये दोनों सेल्स स्क्वीज आउट होके बाहर आने की कोशिश करेंगी। ये देखिए यहां पर डायलेटेड थी बेटा और यहां पे न्यूट्रोफिल्ड, और जब ये बाहर आ जाएंगी तब मैं मोनोसाइट को क्या बोल दूंगा, मैक्रोफेज बोल दूंगा। जब मोनोसाइट निकल कर इंटरस्टिशियम में आ जाती है तब मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा, मैक्रोफेज बोलता हूं। और ये आपकी क्या है बच्चा, न्यूट्रोफिल। ये कहां पर पहुंच गए हैं, ये कहां पर पहुंचे बेटा आपका, ये पहुंच गए आपका इंटरस्टिशियम में। कहां पहुंच गए, इंटरस्टिशियम में। अब इंटरस्टिशियम में अब मुझे इनका काम क्या है, इंटरस्टिशियम में आने का काम क्या है, क्योंकि ये जाएंगे किसकी तरफ, अरे पैथोजन की तरफ। यहां से निकले बेटा, यहां से निकल के ये यहां पर आ गए और उसके बाद ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पैथोजन जन की तरफ। तो मुझे बताइए पैथोजन की तरफ जो मूव करेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो ये इधर ही क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये इन सेल्स को अट्रैक्ट करके पैथोजन की तरफ लाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें होगा कीमोटैक्सिस मूवमेंट। इनमें क्या होगा बेटा, कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस मूवमेंट। ठीक है, क्या हो गया बच्चा, कीमोटैक्सिस मूवमेंट। अब ये जो कीमोटैक्सिस मूवमेंट होगा, मतलब कि टैक्सिस का मतलब, कीमोटैक्सिस का मतलब कि जिधर केमिकल होगा वो उधर मूव करेंगे, केमिकल उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ मूव करने के लिए। ठीक, और कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या होगा बेटा, ये कैसा मूवमेंट होगा, बताइए बच्चों, अमीबॉइड मूवमेंट। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है, तो मूवमेंट में आपने 3 तरह के मूवमेंट पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने अमीबॉइड मूवमेंट, पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा सिलियरी मूवमेंट, और एक आपने पढ़ा होगा मस्कुलर मूवमेंट। 3 तरह के ही मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चा। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये मोनोसाइट मैक्रोफेज, ये डब्ल्यूबीसीज ही तो थी ना बेटा। तो ये क्या शो करती हैं आपकी, अमीबॉइड मूवमेंट। कीमोटैक्सिस हुआ और अमीबॉइड मूवमेंट शो किया, और उसके बाद इनके बाद अब क्या होगा बताइए, पहला क्या हुआ, पहला क्या हुआ बेटा, हाँ, और ये जो पोर्शन, ये जो सेल्स ब्लड वेसल से निकल के बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, कोई जानता है तो बताओ बेटा, कोई जानता है तो, दैट इज डायापेडेसिस, डायापेडेसिस बोलते हैं बेटा, डायापेडिसिस। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कि व्हाट इज डायापेडिसिस। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट निकल के इंटरस्टिशियम में आती हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायापेडिसिस। डायापेडिसिस के बाद क्या होगा,
कीमोटैक्सिस मूवमेंट, और कीमोटैक्सिस मूवमेंट के बाद अब ये कहां पर पहुंच जाएंगे बेटा, पैथोजन के पास पहुंच जाएंगे। और कीमोटैक्सिस मूवमेंट के बाद जो फिफ्थ स्टेप होने वाला है दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अब ये सेल्स मूव करके पैथोजन के पास पहुंचेंगी और क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के 3 स्टेप होते हैं बेटा। फैगोसाइटोसिस के 3 स्टेप होंगे। पहला होता है इंजेक्शन, अभी समझ में आ जाएगा। पहला होता है इंजेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, इंजेक्शन बोल रहा हूं। सबसे पहले अटैचमेंट होगा। पहला होगा बेटा आपका अटैचमेंट, अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इंजेक्शन, इंजेक्शन। और इंजेक्शन के बाद होगा आपका इंट्रासेलुलर किलिंग, इंट्रासेलुलर किलिंग। अभी समझ में आ जाएगा आपको, इंट्रासेलुलर किलिंग। इंट्रासेलुलर किलिंग, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, वैसोडाइलेशन, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन शो किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनेशन। उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। उसके बाद क्या हुआ बेटा आपका डायापेडेसिस। उसके बाद क्या हुआ आपका कीमोटैक्सिस मूवमेंट। और लास्टली क्या हुआ आपका फैगोसाइटोसिस। तो मैंने यहां पर 5 स्टेप पढ़ाए हैं बेटा आपको, 5 स्टेप पढ़ाए हैं टोटल, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर, मैंने पहले क्या बोला आपका, मार्जिनेशन, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद मैंने क्या बोला बेटा आपका, डायापेडेसिस। ये न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट निकलकर इंटरस्टिशियम में आ जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे, बताइए किसकी तरफ मूव करेंगे, पैथोजन की तरफ मूव करेंगे। कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस मूवमेंट होगा, कीमोटैक्सिस मूवमेंट होगा। कीमोट्रॉपिक बोल सकते हैं क्या बेटा, नहीं बोल सकते। ट्रॉपिक मूवमेंट किसमें होता है, देखिए यहां पर ये अपना अपना प्लेस चेंज करते हैं, लेकिन ट्रॉपिक में प्लेस चेंज नहीं होता है बेटा। जैसे कि प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा होगा आपने, तो लाइट की तरफ, ठीक है, कि लाइट के अपोजिट। चलो खैर, याद आ रहा होगा जब आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी तब, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर ये प्लेस चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक नहीं टैक्सीज है, देखो। और अगर वो प्लेस चेंज नहीं करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है बच्चा। चलिए, अब कीमोटैक्सिस के बाद क्या होगा आपका, अमीबॉइड मूवमेंट। अरे अमीबॉइड मूवमेंट ही तो है, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट के बाद ये पहुंच जाएंगे कहां पर आपके, किसके पास किसके पास पहुंचेंगे, बताइए, जर्म के पास। और पहुंचे क्या कराएंगे, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ स्टेप्स हो गए। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा, अटैचमेंट, फिर इंजेक्शन, फिर इंट्रासेलुलर किलिंग। देखो, ये है आपका, ये है आपका न्यूट्रोफिल, ये है आपका न्यूट्रोफिल, और ये है आपका मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। ठीक है बच्चों, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये जाकर अटैच हो गए, ये अटैच हो गए बेटा, कैसी तरह बना, देखो देखो, अटैच हो गए। क्या क्या है ये, क्या है ये, क्या है, ये है आपका पैथोजन। ये क्या है आपका बेटा, पैथोजन है। तो देखो दोनों ही सेल क्या कर रही हैं, फैगोसाइटोसिस कर रही हैं, बिल्कुल। ये क्या है, पैथोजन। ठीक है बच्चों, ठीक। तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों
पैथोजन से जुड़ के बेटा अटैचमेंट हुआ पहला, और उसके बाद उसको अपने अंदर ले लिया, इंजेक्शन। ठीक है, अगर आपने कभी ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, तो आपने फैगोसाइटोसिस जरूर पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो जब ये अपने अंदर ले लेंगे ये वाला पार्ट, जब इसको इंजेस्ट कर लेंगे, तो इंजेस्ट करने के बाद ये जो बनता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फैगोसोम। ये सब आपने कहां पर पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा बताओ बच्चों? ये आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, फैगोसोम। फैगोसोम। ठीक है बच्चों, तो ये फैगोसोम बना। अब ये इस सेल, अच्छा इन सेल्स में क्या होते हैं बेटा? लाइसोसोम्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लाइसोसोम्स। ठीक है, और ये क्या होंगे आपके? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स में क्या होते हैं बच्चा? आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो अब ये फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? फैगोलाइसोसोम। तो ये वाला जो पोर्शन मैंने बता रखा है, ये क्या है बेटा? आपका फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम। और ये भी क्या है बेटा? आपका फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम। ठीक है बच्चों, अब याद रखिएगा कि ये फैगोलाइसोसोम जब बनेगा, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ये पैथोजन क्या हो जाएगा बेटा? मर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको क्या बता दिया? क्या बताया बेटा? फैगोसाइटोसिस। फिर से आप इसको एक बार देखिए, फिर मुझे बताइए कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारी बॉडी एक पैथोजन के खिलाफ रिएक्ट करती होगी, और रिएक्ट करने के बाद किस तरीके से वो फैगोसाइटोसिस का काम करती होगी और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती होगी। अब देखिए, इन्फ्लामेशन तो हुआ, लेकिन मुझे बताइए बेटा कि कभी कभी जब आपकी बॉडी में ज्यादा इंफेक्शन होता है बेटा, तो आपको बुखार भी आता है। अगर कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अगर वो आपको ब्लड काउंट कराने के लिए बोलेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट कराने के लिए बोलता है बेटा, ठीक है, क्यों बोलता है? क्योंकि उसके पैसे बंधे होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, जबरदस्ती का आपका वो कराना होता है। ठीक है, जैसा कि एक आम आम जो जनता है वो यही सोचती है। ठीक है, लेकिन हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है। हर डॉक्टर, सच बताऊं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जैसे दुनिया समझती है। ठीक है, कई बार हमें इंफेक्शन को देखने के लिए सीबीसी काउंट कराना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम डॉक्टर्स कितना भी बोल लें, सब सारी जनता यही समझती है कि हम लोग चोर हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है बेटा, और ऐसा सत्य बिल्कुल नहीं है। जब आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप हमारी इस फील्ड से जब रूबरू हो गए, तब आपको हकीकत का अंदाजा होगा कि ये फील्ड कितनी ज्यादा थैंकलेस जॉब है, कितनी ज्यादा ये थैंकलेस जॉब है। आप दिन रात 36 घंटे 54 घंटे की ड्यूटी करके आएंगे, तब भी आपका कोई भी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, और ये सत्य है बेटा। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको यही बोलता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा, ये आप सोच के आइएगा कि बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। 5.5 साल का एमबीबीएस, अभी आपने 1-2 साल अगर अगर आप ड्रॉपर नहीं होंगे, तो आपने हो सकता है कि एक आध ड्रॉप लिया हो, उसके बाद आप 5.5 साल का एमबीबीएस, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आपका वो लगे हाथ आपका पीजी हो जाएगा, नहीं तो आप में पीजी में एक ड्रॉप लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका 3 साल का पीजी, उसके बाद आप कहीं जाकर जब आप आते हैं इस मार्केट में, तब आप बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, एकदम नए डॉक्टर होते हैं। तो आपके पास ऐसा नहीं कि एकदम पेशेंट इनफ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपके लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं बेटा, तो पैशन वाइज आइएगा। क्योंकि हाँ,
ये फील्ड औरों की फील्ड से अलग है। औरों की फील्ड से बेटा ये फील्ड बिल्कुल अलग है, और इस चीज को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि सिर्फ रोल मारने के लिए मिल जाएगा, तो आप फर्स्ट ईयर में रोल मार लोगे, सेकेंड ईयर में रोल मार लोगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको इस फील्ड का अंदाजा होने लगेगा। खैर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डॉक्टर बनना बेटा एक तपस्या है, ठीक है। और इस तपस्या में अगर आप खरे उतरते हैं, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वाहवाही होगी। और आपको पेशेंट, ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट कभी भी कोई पेशेंट पसंद नहीं करेगा, आपको ऐसे जिन पेशेंट्स को आप ट्रीट करके सही करोगे वो पेशेंट्स जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे, और ये सत्य है। हाँ, अब कुछ लोगों की मैं बात नहीं करता हूं बेटा, कुछ लोग थैंकलेस होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म निस्वार्थ भाव से पेशेंट्स की रक्षा करना है, और वो आप जरूर करिएगा, मतलब करिएगा, डेफिनेटली आप करोगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये किस तरीके से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करके रिएक्ट करता होगा वो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने यहां पर कुछ चीज और बना रखी है बेटा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने वापस से ये न्यूट्रोफिल बनाई है, ये मैंने वापस से न्यूट्रोफिल बनाई, और ये मैंने क्या बना रखा है बेटा, आपका मैक्रोफेज, मैक्रोफेज बना रखा है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये न्यूट्रोफिल और ये मैक्रोफेज, जब ये न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय कर देगा पैथोजन को, तो उसके कुछ पार्टिकल्स यानी कि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ टूटे हुए पार्ट्स रह जाएंगे। अब इस पार्ट्स को मैं क्या बोलूंगा, एंटीजन। देखो, दोनों ही जगह क्या फॉर्म हुआ है बेटा, एंटीजन। आप ऐसा सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, एक चाकू लिया और चाकू से आपने खीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो जो टुकड़े बने, जो पूरा का पूरा बेटा जो खीरा था वो क्या था, बैक्टीरिया था, और जो टुकड़े बने खीरे के वो क्या बन गया बेटा, आपका क्या बन गया, एंटीजन। तो ये एंटीजन बन गए। अब न्यूट्रोफिल क्या करती है कि न्यूट्रोफिल एंटीजन को डायरेक्टली कहां पर रिलीज कर देती है, इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देती है। तो एंटीजन एंटीजन रिलीजेस इनटू इंटरस्टिशियम, एंटीजन रिलीजेस इनटू इंटरस्टिशियम, एंटीजन रिलीजेस इनटू इंटरस्टिशियम रिलीज। लेकिन जो आपकी मैक्रोफेज होती है बेटा, वो एंटीजन को इंटरस्टिशियम में रिलीज नहीं करती है। एक्चुअली क्या करती है बेटा, ये एंटीजन एक्ट करते हैं न्यूक्लियस पे। एक्ट करने का मतलब इसको स्टिमुलेट करते हैं, और यहां पर होता है क्रोमोसोम नंबर 6, यहां पर होगा बेटा क्रोमोसोम नंबर 6। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या होता है, एंटीजन इसको स्टिमुलेट करेगा, यहां पर क्रोमोसोम नंबर 6 होगा, और क्रोमोसोम नंबर 6 एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, क्रोमोसोम नंबर 6 एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, और इस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे MHC, MHC2। इस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे बेटा MHC2। क्रोमोसोम नंबर, अरे वही होगा ना बेटा, पहले अगर हम बात, क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, और फिर क्या बन गया, MHC2। MHC2, सुनना बात ध्यान से, MHC2 का फुल फॉर्म होता है बेटा आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। है आपके अंदर बेटा, ये आपके सिलेबस के अंदर है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। नंबर 1 भी होता है, बात करेंगे बाद में। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2।
अब ये क्या करेगा बेटा, ये जो प्रोटीन बनेगा ये मैक्रोफेज के सरफेस पर आकर, मैक्रोफेज के सरफेस पर आकर ऐसे चिपक जाएगा, मैक्रोफेज के सरफेस पर आकर ऐसे चिपक जाएगा और ये रिसेप्टर की तरह काम करेगा। इसको हमने क्या बोला है बेटा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, MHC2। MHC2 ये क्या है आपका बेटा, MHC2। और ये एंटीजन अब इसके ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा, ये एंटीजन अब इससे जुड़ जाएगा और इसके ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा। और इसीलिए इसीलिए हम लोग मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं। अब सुनना बात ध्यान से, अब ये मैंने क्या बना रखा है, ये है बेटा आपका लिम्फ नोड। वापस से मैं इसको रिपीट करूंगा, वापस से मैं इसको रिपीट करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। लिम्फ नोड, अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपको लिम्फ नोड याद आ रहा होगा बेटा, तो आपने कभी जब क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जब किसी टिश्यू में जब कोई ब्लड आता है तो वापस से बेटा वो छनता है कुछ, और कुछ पार्ट को रीअब्सॉर्ब करके वेन से ले जाया जाता है। उस पूरे प्रोसेस में 10% फ्लूइड का लॉस होता है। और अगर हर सर्कुलेशन में अगर 10% फ्लूइड का लॉस होते रहेगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको इन जो लॉस 10% जो फ्लूइड होता है उसको वापस से वीनस में, वेन्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको यह जरूर समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, जो लॉस फ्लूइड होता है उसको वापस से, आपकी एनसीईआरटी में है बेटा, पढ़ाऊंगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, अगर आपको जानना होगा तो। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है 11th में, उसके बाद में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा ये चीज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा आपका, लिम्फेटिक सिस्टम लॉस फ्लूइड को वापस से वेन्स के थ्रू पहुंचाने का काम करता है मेन सर्कुलेशन में, ठीक है। अभी इतना याद रखिए। तो इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम से ये बेटा फ्लूइड को एक्युमुलेट किया जाएगा। तो इस फ्लूइड, जहां भी बहुत सारा क्या होगा बेटा, फ्लूइड होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब ये कहां पर आ जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड, क्या लिम्फ, ये क्या होगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल, और फिर ये क्या है आपका लिम्फ नोड, ठीक है। पुलिसमैन बोलते हैं बेटा लिम्फ नोड, क्यों बोलते हैं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये एंटीजन इस फ्लूइड के, इस लिम्फ के साथ साथ कहां पर आ जाएंगे, लिम्फ नोड में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या, ये एंटीजन जो कि न्यूट्रोफिल ने रिलीज किए थे, अब ये एंटीजन सर्कुलेट होकर कहां पर पहुंच गए बेटा आपका, कहां पहुंच गए, लिम्फ नोड्स में पहुंच गए, ठीक है। और ये जो मैक्रोफेज थी ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए लिम्फ नोड में पहुंच जाएगी, ठीक है, अपने ऊपर कुछ इस तरीके से एंटीजन को प्रेजेंट करके, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब ये लिम्फ नोड में ये सेल पहुंच गई। इस कहानी को बताना जरूरी था क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आपको समझ में आएगी तब, अगर ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने क्या बना दिया बेटा आपका, ये मैंने क्या बनाया, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। और मैक्रोफेज का ये रहा किडनी शेप, किडनी शेप क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, बीन शेप जिसको बोलते हो, इसीलिए मैंने आपको बार बार हमेशा न्यूक्लियस वैसा ही बनाया है, ठीक बेटा। अब यहां पर मैंने क्या बना दिया आपका, MHC2, MHC2, MHC2 है। और MHC2 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर MHC2 की हम लोग बात करते हैं तो इसने अपने अपने सरफेस पर क्या पेंट कर रखा है, एंटीजन, एंटीजन। तो ये एंटीजन, अब आगे का इंटरेक्शन
इस लिम्फ नोड में होने वाला है बी और टी लिम्फोसाइट से। ये जो एंटीजन होगा बाद में ये रिएक्ट करेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल से जिसको हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स। अब आपको समझ में आएगा बेटा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो, ठीक है, इसीलिए ये पढ़ाया है बेटा मैंने, ठीक। और ये इंटरेक्ट करेगा आपका टी लिम्फोसाइट से, ये इंटरेक्ट करेगा आपका टी लिम्फोसाइट से, टी लिम्फोसाइट से। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। बिलीव मानिए बेटा बहुत इजी चीज है, बस आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। ये मैंने क्या बनाया, ये है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये क्या है आपका लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। ये थोड़ा सा मैंने आपको 11th भी इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके समझ में आगे का इंटरेक्शन। अब देखो लिम्फ नोड से पहले तक जितनी भी चीजें हुई हैं, लिम्फ नोड से पहले तक जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब के सब किसके अंदर आएगा, आपका इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, सिंस बर्थ मिलती है जो। और लिम्फ नोड के अंदर जितनी भी चीजें होने वाली हैं आगे वो होंगी बेटा आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ये आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। तो ये आपकी जो लिम्फ नोड में जो इम्यूनिटी हम लोग डेवलप करने वाले हैं ये क्या होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही आपने अगर गलती से पढ़ा होगा, बात करेंगे आगे क्योंकि हम लोग अगला लेक्चर इम्यूनिटी का ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हम लोग इसमें तो इसमें आता है एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और आता है सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा। एक बार अब मैं फिर से अगर पूरा रिपीट करूंगा तो अब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर एक चीज आपको और पढ़ाना चाह रहा हूं। देखो इंटरस्टिशियम में जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज होती हैं बेटा, ये कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती हैं जैसे कि इंटरलिकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 8, ठीक है बच्चों। अब ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जो होता है इट अट्रैक्ट मोर मैक्रोफेजेस, ये और मैक्रोफेजेस को बुलाएगा। और बेटा कुछ इंटरल्यूकिन जो होते हैं वो काम करेगा किस पे, लीवर पे। ये क्या है आपका लीवर, ये क्या है बच्चा आपका लीवर। अब जब ये जाएगा, ठीक है, लीवर पे, तो लीवर से रिलीज कराएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज कराएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन। और अगर किसी के ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई है बेटा तो इसका मतलब हम लोग ये जान सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन। अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा बेटा, तो ये मैंने बना रखी है बोन मैरो, ये आपका एपिफाइसिस है जहां पर ट्रेबेकुली होती है और जहां पर क्या भरा होता है आपका बोन मैरो, और ये शेफ्ट में भी होता है और यहां पर भी होता है बेटा, ठीक है। तो जब ये इंटरलिकिन
इस बोन मैरो पे काम करेगा, जब ये इंटरलिकिन इस बोन मैरो पे काम करेगा तो बोन मैरो की सेल्स में स्टिमुलेट्स होंगी, स्टेम सेल्स स्टिमुलेट होंगी और क्या कराएंगे बेटा, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, इंक्रीजेस डब्ल्यूबीसी काउंट। आप समझ में आई बात कि इंफेक्शन में कैसे डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता होगा, ठीक है। और हाँ, यही इंटरलिकेन ब्रेन पर जाकर ऐड करेगा और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होगा, जो कि आपको याद नहीं करना है। और यहाँ पर टेम्परेचर को क्या किया जाएगा बेटा, रीसेट। टेम्परेचर जो पहले 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट था उसको रीसेट किया जाएगा। इसका मतलब अब क्या आ जाएगा आपको, फीवर। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से फीवर आता होगा, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट का नंबर बढ़ जाता होगा और कैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज होती होगी इन्फेक्शन के टाइम पर हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब इन पूरी चीजों को मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टर्म्स पढ़ के हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी। चलिए, तो वापस से बेटा अगर हमने बात करनी है किसकी, ये तो पैथोजन आया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को इन्फेक्ट किया, मास सेल्स पे टॉक्सिन्स अटैच हुए, डिग्रेनुलेट हुई, हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए, इसने किस पे ऊपर ऐड किया, ब्लड वेसल्स पे डायलेट हुई, वैसोडाइलेशन हुआ, लीकिंग ऑफ प्लाज्मा इनटू इंटरस्टिशियम, क्या हुआ, स्वेलिंग। उसके बाद क्या होगा, पेन, फिर रेडनेस, हॉटनेस, और इसी को हमने क्या बोला, साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। डायमीटर बढ़ गया, परमिबिलिटी बढ़ गई, इसके ऊपर प्लाज्मा क्या क्या कर सप्रेस करेगा, मतलब कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिससे क्या होगा बेटा, पेन आएगा। ठीक है, अब ये जब इसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट पहले इसके ऊपर लुढ़कना स्टार्ट करेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डायापेडिसिस। डायापेडिसिस के बाद अब इनमें क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा, जिसको मैंने क्या बोला, अमीबॉइड मूवमेंट। कहां पर मूवमेंट होगा, हाँ, पैथोजन पैथोजन की तरफ मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा आपका, फैगोसाइटोसिस। किस तरीके से फैगोसाइटोसिस हुई बेटा, वो मैंने आपको बता दिया। अटैचमेंट होगा, फिर इंजेक्शन होगा, फिर इंट्रासेलुलर किलिंग होगी। और इंट्रासेलुलर किलिंग होने के बाद ये क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल अपने एंटीजन को इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देंगे, और मतलब कि पैथोजन के एंटीजन को ये इंटरस्टिशियम में रिलीज करेंगे। लेकिन जो मैक्रोफेज होगी वो एंटीजन को रिलीज ना करके एक प्रोटीन के सहारे वो अपने सरफेस पर उसको प्रेजेंट करेगी, और इसीलिए मैक्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसीलिए हम लोग मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं बेटा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दो और होती हैं। अब इतना याद किए हैं तो दो और याद कर लेते हैं बेटा। एक को हम लोग बोलते हैं बी सेल्स। हाँ, बी सेल्स भी क्या होती हैं आपकी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। और एक लैंगरहैंस या डेंड्राइटिक सेल्स भी जो होती हैं वो भी आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग, लैंगरहैंस सेल्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है बच्चों, है ना। फिर ये कहां पर चले जाएंगे, लिम्फ नोड में चले जाएंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज से होते हुए, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ के थ्रू होते हुए बेटा, और ये कहां पर पहुंच गए, लिम्फ नोड में। अब ये एंटीजन बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करेगा, और जो आपकी मैक्रोफेज होगी वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करेगी, टी लिम्फोसाइट से। ये है आपकी बेटा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब मुझे ये वाला पॉइंट लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो अगर इतनी बात अपने को समझ में आ गई, अगर इतनी बात अपने को समझ में आ गई, तो फिर हम और आगे चलें, बताइए। ठीक है,
ये वाला पॉइंट मैंने क्या बताया कि इंटरस्टिशियल में जब न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज रहेगी तो वो कुछ और केमिकल्स को रिलीज करेगी, जिसको मैंने क्या बोला, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, और इंटरल्यूकिन 8। ये 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ज्यादा और मैक्रोफेजेस को बुलाएंगे ब्लड से, और ये 8 क्या काम करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे काम करके कुछ कुछ रिलीज करवाएगा। जैसे लीवर पे काम करके ये सी रिएक्टिव प्रोटीन को रिलीज कराया, यहाँ पर इंटरलिकिन ने और भी बनते हैं, इंटरलिकिन 2, 3 बनता है, 6 बनता है, लेकिन मैं उसकी बात ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, कुछ चीज एमबीबीएस के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रिलीज करेगा बेटा, और क्या कराएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ना, और यहाँ पर टेम्परेचर को रीसेट करेगा, मतलब फीवर ला जाएगा। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता होगा, और एंटर करने के बाद वो किस तरीके से फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करता होगा, ठीक है। समझ में आई क्या बात, ठीक है बच्चों। इसको एक बार आप लेक्चर को देखिएगा। अब आपको समझना क्या है इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में अब आपको पढ़ना क्या है, इस पूरे लेक्चर में आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना यह है एक तो साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन। साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन, ठीक है। किस तरीके से हुआ, किस तरीके से पिक्चर क्लियर हुई, वो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट है बेटा। डायापेटिसिस क्या होता है, किस तरीके से सेल्स ब्लड से निकलकर फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करती होंगी, इन स्टेप्स का सहारा मैंने लिया। अगर फैगोसाइटोसिस में मैंने क्या बोला, अटैचमेंट होगा, फिर इंजेक्शन होगा, फिर इंट्रासेलुलर किलिंग, सेल के अंदर उनको मार दिया जाएगा। मारने के बाद जो ये देखो, ये स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस है आपका, यही बेटा जो मैंने नेक्स्ट में आपको बता रखा है, दैट इज स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जो न्यूट्रोफिल होगी मारने के बाद एंटीजन को रिलीज कर देगी, और मोनोसाइट अपने, सॉरी मैक्रोफेज अपने सरफेस पर एंटीजन को लगा के कहां पर पहुंच जाएंगे, दोनों लोग लिम्फ नोड में पहुंच जाएंगे, और फिर आगे बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन होगा और टी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन होगा। और यहां तक, इससे पहले लिम्फ नोड तक, पहले तक जितनी भी हमने, देखो बेटा कोई भी इन्फेक्ट होता है उसको फीवर आता है कि नहीं आता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ठीक है। तो वो हमारे साथ जन्म के साथ मिलती है। तो जब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जब इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे बेटा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एक रिस्पॉन्स किया, जिससे हमने क्या बोला, जिसको हमने क्या बोला, इन्फ्लामेशन बोला। और फिर किस तरीके से हमारी बॉडी ने इन्फ्लामेशन के सहारे उस पैथोजन को मारने की कोशिश की, और उसके बाद जितना उससे हो सका उसने उतना किया, और उसके बाद बोल दिया भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब पूरा काम किसको दे दिया जाएगा, बी और टी लिम्फोसाइट्स की, क्योंकि हमको मेमोरी भी स्टोर करके रखनी है, ठीक है बेटा। तो जब कभी भी हम लोग जब पढ़ेंगे आपका क्या, ये आपकी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इतना चीज पढ़ने के बाद अगर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे बेटा, तो मुझे लगता है कि अब आपको इम्यूनिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूं आपके लिए, और आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोग के अगर मैं बताऊं तो टेलीग्राम पे तो आप लोग हो ही बेटा, उससे आप लोग मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस या जो भी नोट्स है ये मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि उसी टेलीग्राम पे मैं 2 से 3 दिन के अंदर इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ क्वेश्चंस भी बेटा डालूंगा, उसको भी आपको वहीं से डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।